तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि अगले वीडियो में धमाकेदार वीडियो के साथ आऊँगा, मज़ेदार टॉपिक लेकर आऊँगा। तो इस वीडियो में आज मैं आप सभी लोगों को साइंस के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूं, जिससे आप सभी लोगों को यूपी बोर्ड में 20 नंबर के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए हम देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो है आपका, आप सभी लोगों को दिख रहा होगा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। क्या कह रहा है? सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को रोककर उसके बाद आप कमेंट कीजिए, भर भर के कमेंट कीजिए कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। खुद को जांच कीजिए कि आप जानते हैं या नहीं जानते हैं कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लोग कमेंट कीजिए और उसके बाद फिर बताइए कि इसमें कौन सा ABCD कौन सा विकल्प आपका सही है। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट कीजिए, देर ना करिए कमेंट करने में, जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चलिए, आप सभी लोगों ने कमेंट किया होगा, आशा है कि आप सभी लोग अच्छा ही कमेंट किए होंगे। तो अब मैं चलता हूं, देखते हैं इसमें मैं बताता हूं आप सभी लोगों को कि कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरके में जो है वो कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। यानी इसका जो पहला नंबर विकल्प है वो सही होगा। चलिए अगला नंबर विकल्प देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर विकल्प क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपके सामने है कि एक तत्व ए का परमाणु क्रमांक 17 है। यानी परमाणु क्रमांक 17 है तो कौन सा तत्व होगा, आप सभी लोग अपने मन में सोचिए और इसके बाद इसका जवाब दीजिए। है A- में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब मैंने आप सभी लोगों को बताया, अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो धनात्मक आवेश आता है, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणात्मक आवेश आता है। अब परमाणु में क्या होता है, क्योंकि उदासीन अवस्था में क्या होता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन समान होते हैं और प्रोटॉनों की संख्या होती है उसके परमाणु क्रमांकों की संख्या के बराबर। यानी 17 इलेक्ट्रॉन होंगे उदासीन माध्यम में। अब जब A- हो जाता है तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये आपको बताना है। तो मैंने आप सभी लोगों को बताया। सबसे पहले देखिए, जो 17 है वो किसका है, तो क्लोरीन का है। किसका है? क्लोरीन कितने नंबर पर है? 17 नंबर पर है। इसके बाद यहां पर क्लोरीन नहीं पूछ रहा है, Cl- पूछ रहा है। और माइनस कब आता है, जब एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया जाए। तो 17 में एक और ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 18। क्या हो जाएगा? 18। यानी इसका विकल्प बी जो है वो बिल्कुल राइट विकल्प हो जाएगा। बी नंबर जो विकल्प है 18 वो इसका बिल्कुल राइट विकल्प हो जाएगा। ठीक बेटा। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन जो है आपका तीसरा नंबर कह रहा है एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है। क्या है? एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है। A+ में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। वही बात जो मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन को यदि त्यागेगा तो उस पर माइनस का आवेश आएगा, यदि ग्रहण करेगा, यदि त्यागेगा तो प्लस का आवेश आएगा और यदि ग्रहण करेगा तो माइनस का आवेश आएगा। तो यहां पर A+ हो रहा है। क्या हो रहा है? A+ हो रहा है। यानी एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या किया गया है, निकाल दिया गया है। क्या किया गया है? निकाल दिया गया है। तो 19 थे और एक माइनस कर दिए गए तो कितने बचे? 18 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 18। यानी इसका भी बी विकल्प राइट हो जाएगा। कौन सा? बी विकल्प राइट हो जाएगा। ठीक बेटा। तो अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो है आप सभी लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर, 6 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एक पदार्थ के जलीय विलयन में हाइड्रोजन देने की प्रवृत्ति है, वह पदार्थ कौन सा है। बताइए, ये दूसरे लेसन का है, अम्ल क्षार एवं लवण लेसन का है कि किसी पदार्थ को हम जब जल में घोलते हैं तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन उत्पन्न होता है। तो वह पदार्थ कौन सा होगा? अम्ल होगा, क्षार होगा, लवण होगा, अम्ल एवं क्षार दोनों होगा। कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए आप सभी लोग। तो देखिए, मैंने जब बताया था कि HCl है, मान लीजिए इसको आपने जल में घोला तो क्या प्राप्त हो जाएगा, H+ और Cl- प्राप्त हो जाएगा। यही तो बताया था। तो जो पदार्थ जल में घोलने पर H+ देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। यानी इसका बिल्कुल राइट आंसर जो हो जाएगा वो A विकल्प इसका जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक बेटा। तो आगे अगला क्वेश्चन नंबर जो है 5वां नंबर क्वेश्चन, वो क्या कह रहा है, देखिए आप सभी लोग स्क्रीन पर लगा हुआ है, आप पढ़िए उसके बाद आप इसका जवाब दीजिए। जल्दी से जवाब दीजिए आप सभी लोग। तो देखिए 5वां क्वेश्चन जो है वो कह रहा है निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। तो पहला सोडियम, क्योंकि यह कम क्रियाशील होती है। सोडियम क्योंकि यह अधिक क्रियाशील होती है। सोडियम परंतु
केरोसिन में डुबोने का कारण क्रियाशीलता नहीं है? इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए आप सभी लोग। तो आप सभी लोगों को बताया गया है कि सोडियम जो होता है वो क्या होता है, अधिक रिएक्टिव तत्व होता है, यानी अधिक क्रियाशील होता है। और जैसे उसको आप वायु में रखेंगे तो वायु के संपर्क में आकर वो क्या करेगा, जल के संपर्क में आकर वो क्या करेगा, तो आप क्रिया कर जाएगा और क्या होगा, विस्फोट होने लगेगा। तो इसलिए इसे क्या करते हैं, तो इसलिए इसे हम केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में डुबोकर रखते हैं। तो यानी ये इसका कारण क्या हो जाएगा, तो सोडियम, क्योंकि यह अधिक क्रियाशील होती है। ठीक बेटा, तो यानी इसका जो विकल्प हो जाएगा वो बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, बी विकल्प, सोडियम, क्योंकि यह अधिक क्रियाशील होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर का जो क्वेश्चन है आपके सामने दिख रहा होगा, क्या है 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वह अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है क्या कहलाती है? तो आप सभी लोग जानते हैं, मैंने बताया है आप सभी लोगों को कि जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है यानी ऊष्मा निकल रही है उसे हम क्या कहते हैं, तो ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। और जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है यानी ऊष्मा को ग्रहण किया जा रहा है उसे क्या कहते हैं, तो ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। तो पहला विकल्प जो है आपका वो क्या है, ऊष्मा शोषी, जो कि गलत ऑप्शन है। दूसरा विकल्प है ऊष्मा क्षेपी, जो कि राइट आंसर है, यानी इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से 6 नंबर क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। अगला देखते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका क्या है, देख लीजिए 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दीवारों पर सफेदी करने में कौन सा रसायन प्रयोग करते हैं? पहला है Na2CO3 जो कि क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट। दूसरा क्या है CaOCl2 जो कि क्या है, ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण आप कह सकते हैं। तीसरा है कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर। तो आप सभी लोग जानते हैं कि आप अपने दीवारों की सफेदी करने के लिए चूना पत्थर का प्रयोग करते हैं, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है जो आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो क्या है, तो लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है? जल्दी से बताइए, लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है? तो आप सभी लोगों ने याद किया है, क्या याद किया है कि संक्षारण कहलाता है, लेकिन इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है संक्षारण का, तब आप किस पर टिक लगाएंगे? तो याद रखिए, जब लोहे क्या होता है, वायु के संपर्क में आता है तो उस पर लालना युक्त भूरे रंग की परत जम जाती है, यानी उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है, यानी क्या होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, तो ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा, ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है। यानी जब लोहे पर जंग लगता है तो कौन सी अपक्रिया होती है, तो ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या कह रहा है, तो पेयजल के कीटाणु रहित करने में उपयोग होता है। जल्दी से बताइए आप सभी लोग, कीटाणु रहित करने में आप सभी लोगों को मैंने बताया है कब, दूसरे लेसन में, जब मैंने आप सभी लोगों को साधारण लवण के निर्माण और उसके उपयोग बताए थे, तो आप सभी लोगों को बताया था कि विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर जिसका फार्मूला क्या होता है, तो CaOCl2 होता है। तो इसका उपयोग हम क्या कहते हैं, तो जल में कीटाणु को नष्ट करने के लिए करते हैं, यानी ए विकल्प आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका सॉल्व हो गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आप सभी लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है बेकिंग पाउडर का साधारण नाम है। जल्दी से बताइए, बेकिंग पाउडर का साधारण नाम है, क्या है नाम साधारण, जल्दी से बताइए आप सभी लोग, बेकिंग पाउडर का साधारण नाम क्या है, जल्दी से बताइए। सोडियम क्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम सल्फेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बेकिंग पाउडर मैंने आप सभी लोगों को बताया है जिसे हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा भी कहते हैं। उसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है NaHCO3, यानी इसे हम क्या कहते हैं, तो ये है सोडियम, ये है ये है कार्बोनेट, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी डी विकल्प जो है वो आपका राइट हो जाएगा। डी विकल्प इसमें जो है वो आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 11 नंबर कि प्लास्टिक थैलियों में आलू के चिप्स को सड़ने से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो मैंने आप सभी लोगों को पहले लेसन में बताया है। पहले लेसन में क्या बताया है, तो आप सभी लोगों को जब विकृत गंधिता बताया था तो उसमें बताया था कि चिप्स के पैकेटों में नाइट्रोजन गैस भर के उसे वायुरोधी कर दिया जाता है। यानी इसमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो इस प्रकार से जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 था वो आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कह रहा है कि तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में लोहे की छीलन डालने पर क्या बनता है। आप सभी लोग जानते हैं तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl है, उसमें हम क्या डालेंगे तो लोहे की छीलन डालेंगे। यानी रिएक्शन में आप सभी लोगों को बता दूं, जैसे आपके पास क्या है तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl है, क्या है HCl, और इसमें आपने क्या डाल दिया है तो लोहे की छीलन यानी Fe को डाल दिया है। तो आप सभी लोग जानते हैं क्या बनेगा, तो Fe पर +2 चार्ज होता है, Cl पर क्या होता है -1 चार्ज। तो Fe H को हटाकर Cl बनाएगा, यानी क्या बना लेगा फिर FeCl2 बना लेगा, क्या बना लेगा FeCl2, और प्लस में H2 क्या कर देगा निकाल देगा। संतुलित करना है तो इसके आगे आपको 2 लगा देना है, इसके बाद रिएक्शन आपकी संतुलित हो जाएगी। यानी इसमें क्या क्या बना है तो फेरस क्लोराइड बना है, और यानी आयरन क्लोराइड, और उसके बाद हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन गैस तथा आयरन क्लोराइड तथा क्लोरीन गैस, जल तथा लवण, कोई अपक्रिया नहीं। तो ए विकल्प जो है वो आपका राइट हो जाएगा कि आयरन क्लोराइड बना हुआ है और H2 गैस मुक्त हुआ है। आयरन क्लोराइड बना हुआ है और H2 गैस मुक्त हुआ है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले पेज पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, तो क्वेश्चन नंबर आपका है 13 नंबर क्वेश्चन से है। चलिए देखते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि जब लोहे के टुकड़ों को CuSO4 विलयन में डाला जाता है तो FeCu को विस्थापित करके FeSO4 बनाता है। यह अपक्रिया कहलाती है। देखिए यहाँ पर मैं अपक्रिया लिखता हूँ, उसके बाद आपको इसकी विधि बताना है। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि CuSO4 है, यानी लोहे के टुकड़ों को यानी Fe को, किसको Fe को कहाँ पर डाला जाता है तो CuSO4 के टुकड़ों पर डाला जाता है। अब Fe क्या करेगा, Cu को हटाकर क्या बनाएगा, बना रहा है, बता रहा है। देखिए FeCu को विस्थापित करके FeSO4 बना रहा है, FeSO4 बना रहा है, और प्लस में क्या निकाल दे रहा है तो Cu निकाल दे रहा है। अब आप सभी लोग बताइए इसमें कौन सी अपक्रिया हुई है। पहला है योगात्मक अपक्रिया, दूसरा है वियोजन अपक्रिया, तीसरा है अपघटन अपक्रिया, चौथा है विस्थापन अपक्रिया। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि जब अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देती है तो इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन, यानी डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। डी विकल्प जो है आपका वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आता है आपका कि मेथिल ऑरेंज विलयन का रंग अम्लीय माध्यम में होगा। जल्दी से बताइए आप लोग, मेथिल ऑरेंज विलयन का रंग अम्लीय माध्यम में, याद रखिएगा किस माध्यम में पूछा गया है, अम्लीय माध्यम में। जल्दी से बताइए, गुलाबी होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो फिनाइलफेथिलीन का होता है। नीला ये भी नहीं होगा। पीला, हाँ पीला होता है लेकिन क्षारीय माध्यम में होता है। किस माध्यम में, क्षारीय माध्यम में नारंगी या पीला होता है। और लाल बचा हुआ है, यानी लाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अगर आपसे क्षारीय माध्यम में पूछेगा तो पीला राइट, अगर आपसे अम्लीय माध्यम में पूछता है तो लाल हो जाएगा। क्षारीय माध्यम में नारंगी भी होता है, तो नारंगी या पीला आप कोई भी याद किए रहिएगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने दिया हुआ है कि खाद के डिब्बे टिन धातु के बनाए जाते हैं, जस्ते के नहीं, क्योंकि पहला है जस्ता टिन से महंगा है। तो हमारे यहाँ कोई गरीब थोड़ी ना है, सब लोग अमीर हैं तो खरीद सकते हैं। हाँ सोना का नहीं खरीद सकते क्योंकि वो बहुत महंगा है। वैसे जस्ता और टिन जो होता है वो क्या होता है, दोनों इक्वल रेट में होते हैं लगभग। तो यहाँ पर क्या है, जस्ता टिन से महंगा है, ये तो गलत हो जाएगा। जस्ते का गलनांक टिन से अधिक होता है, ये भी गलत हो जाएगा। जस्ता टिन से अधिक सक्रिय है, जस्ता टिन से कम सक्रिय है। तो आप सभी लोगों ने सक्रियता श्रेणी पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, सक्रियता श्रेणी पढ़ा होगा। तो आपने उसमें क्या पढ़ा है कि जडियन जो होता है, जडियन वो कहाँ होता है, ऊपर स्थित होता है, और यसियन जो होता है वो कहाँ होता है, नीचे स्थित होता है। यानी जडियन क्या है, अधिक सक्रिय है, किससे, टिन से, यानी जस्ता टिन से अधिक सक्रिय है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी विकल्प हो जाएगा। यानी जडियन क्या है, अधिक सक्रिय है, किससे, यसियन से, यानी टिन से। इसलिए क्या किया जाता है तो खाद के डिब्बे टिन धातु के बनाए जाते हैं, ना कि जस्ते के। क्योंकि जस्ता का बना देते तो जस्ता रिएक्टिविटी उसकी ज़्यादा होती है, और वो रिएक्ट होकर क्या बना लेगा, कोई दूसरा उत्पाद तैयार कर देगा। तो इस प्रकार से आपके जो 15 क्वेश्चन थे वो आपके सॉल्व होते हैं। अगला चलते हैं अगले पेज पर अगले क्वेश्चन के लिए। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, क्या है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है प्रकृति में कम सक्रिय धातुएं पाई जाती है। जल्दी से बताइए, आप लोगों को मैंने बताया तीसरे लेसन में प्रकृति में कम सक्रिय धातुएं पाई जाती है। अब भाई देखिए, जो कम सक्रिय है यानी उसके ताकत नहीं है, तो ताकत नहीं है तो भाई अकेला बैठा रहेगा कहीं। अगर उसके पास ताकत है, एनर्जी है ज़्यादा कुछ, तो वो क्या करेगा, बाहर निकलेगा।
दोस्तों से मिलेगा, मार करेगा, दंगे करेगा, यानी किसी ना किसी से अपना व्यवहार बनाएगा ही। तो यानी जो प्रकृति में सक्रिय धातुएं पाई जाती हैं उनके पास अधिक क्रिया कम सक्रिय है, वो क्या होंगी, मूल अवस्था में। क्या होंगी, मूल अवस्था। यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो आपका विकल्प जो है वो बी सही हो जाएगा। अगर यहीं पर क्वेश्चन कहता कि प्रकृति में सक्रिय धातुएं पाई जाती हैं तो संयुक्त अवस्था में हो जाता, लेकिन यहां पर कम सक्रिय कहा गया है, यानी मूल अवस्था में पाई जाएंगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, अयस्क के साथ अशुद्ध पदार्थ को कहते हैं, यानी अयस्क में जो अशुद्धियां उपस्थित होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए आप सभी लोग कि अयस्क में जो अशुद्धियां होती हैं उसे हम क्या कहते हैं। मैंने आप सभी लोगों को बताया, खनिज तो कहते नहीं, मिश्र धातु कहते नहीं, अमलगम कहते नहीं, फिर कहते क्या है, उसे कहते हैं गैंग या अधात्री कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग या अधात्री। यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन, क्या है, तो क्वेश्चन आपका है कि निस्तापन प्रक्रिया में पहला विकल्प है अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, अयस्क को ठंडा किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताइए इस, क्योंकि निस्तापन और भर्जन दोनों की डिफिनेशन मैंने आप सभी लोग को बताया है। तो निस्तापन किसे कहते हैं, जल्दी से बताइए आप सभी लोग। तो निस्तापन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या करते हैं हम, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में बिना पिघलाए गर्म किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। यानी इसमें बी विकल्प जो है वो राइट हो जाएगा, यानी वायु की अनुपस्थिति में हम क्या करेंगे, बिना पिघलाए गर्म करेंगे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी जो आपका था वो सॉल्व हो गया। अगले पेज पर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। तो 19 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका क्या कह रहा है, कह रहा है भर्जन प्रक्रिया में, यानी वही चीज अभी जो मैंने बताया कि निस्तापन में वायु की अनुपस्थिति में और भर्जन में वायु की उपस्थिति में, यानी आपका ए विकल्प राइट हो जाएगा, ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक बेटा, तो आगे हम बढ़ते हैं कि अमलगम किसी एक धातु और का मिश्रण है, किसका मिश्रण है, मैग्नीज, मरकरी, मैग्नीशियम, पोटेशियम। याद रखिए मरकरी को हम Hg भी कहते हैं, मरकरी को हम पारा भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, चाहे Hg कहे, चाहे पारा कहे, चाहे मरकरी कहे, अगर धातु और Hg या पारा या मरकरी का हम मिश्रण मिलाते हैं तो जो तैयार होता है उसे हम क्या कहते हैं, अमलगम। अगर आपसे अमलगम की डिफिनीशन पूछा जाता है तो आप क्या कहिएगा कि धातु, कोई एक धातु और मरकरी या Hg या पारा के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। यानी आपका जो है वो क्या हो जाएगा, बी विकल्प सही हो जाएगा, मरकरी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है आपका वो क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है आपका वो देखिए क्या है। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है कार्बन का अपर रूप है, जल्दी से बताइए, हीरा, ग्रेफाइट, इनमें से कोई नहीं, हीरा व ग्रेफाइट दोनों। तो मैंने आप सभी लोगों को बताया कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीज। तो इसमें हीरा और ग्रेफाइट दोनों दिया हुआ है, यानी सी विकल्प आपको लगाना होगा कि हीरा व ग्रेफाइट दोनों। इस प्रकार से आपके जो 21 नंबर क्वेश्चन थे वो आपके सॉल्व होते हैं। अगला नंबर हम चलते हैं अगले पेज पर, अगला नंबर क्वेश्चन अगले पेज पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कार्बन का वह रूप जिसमें चादर के रूप में संरचना पाई जाती है। अब बताइए, हीरा मैंने आप सभी लोगों को बताया त्रिकोणीय रूप में पाई जाती है, फुलेरीज फुटबॉल के रूप में पाई जाती है, तो इनमें से कोई नहीं होगा क्या, ऐसा तो है नहीं। ग्रेफाइट बचा हुआ है ना, तो ग्रेफाइट जो होता है वो किसके रूप में पाया जाता है, चादर के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में, चादर के रूप में। तो ग्रेफाइट आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेफाइट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बेटा, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आता है कि कार्बन का वह रूप जो काला लेड के नाम से जाना जाता है, कार्बन का वह रूप जो काला लेड के रूप में जाना जाता है। तो आप सभी लोग बताइए काला रेड के रूप में कौन सा चीज जाना जाता है, फुटबॉल तो जाना नहीं आता, यानी फ्लोरिस तो जाना नहीं आता, हीरा तो जाना नहीं आता, जाना क्या जाता है, तो आप सभी लोग जाते हैं ग्रेफाइट, यानी पेंसिल जो होती है, पेंसिल की नोक वो किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है। और उसमें जब लिखते हैं कागज पर तो वो क्या देता है, काला कलर देता है, यानी उसे क्या कहते हैं, काला लेड के नाम से जानते हैं। यानी ग्रेफाइट क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बेटा, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो है वो आप सभी लोग देखिए क्या कह रहा है, बताइए, देखकर बताइए आप सभी लोग। कह रहा है निम्न में से कौन प्रोपेनॉल का क्रियात्मक समूह है, प्रोपेनॉल, आप सभी लोग बताइए प्रोपेनॉल। तो ये देखिए जितने भी क्रियात्मक समूह लिखे हुए हैं इसमें क्या होता है, CHO में जो होता है वो क्या, कौन सा प्रत्यय लगता है, तो CHO में लगता है अल प्रत्यय, क्या लगता है, अल। इसके बाद COOH में कौन सा लगता है, COH में, तो इसमें लगता है ओइक अम्ल, क्या लगता है, ओइक अम्ल,
ओइक अम्ल लगता है। ठीक बेटा, ओइक अम्ल। इसके बाद जो आपका बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है, OH। OH में क्या लगता है, तो आल लगता है। क्या लगता है, आल लगता है। तो अब ये बताइए आप सभी लोग कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा, यानी प्रोपेनाल है, यानी आल तो आया है, तो आल आया है, यानी इसका सी विकल्प राइट हो जाएगा। सी विकल्प क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से 24 नंबर तक क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं। आगे अगले पेज पर हम चलते हैं 9वें नंबर पेज पर। 9वां नंबर क्या कह रहा है, देखिए जरा ध्यान से। 9वां नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की त्याग अथवा ग्रहण द्वारा बना बंध क्या कहलाता है। अब बताइए, ये तीसरे लेसन का है जो मैंने आप लोगों को NaCl के निर्माण की विधि बताया था, वहीं पर ये चीज मैंने आप लोगों को बताया था। इलेक्ट्रॉन के त्याग अथवा ग्रहण से बना बंध क्या कहलाता है, सहसंयोजक बंध कहलाता है, आयनिक बंध कहलाता है, ए व बी दोनों कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। तो सहसंयोजक बंध क्या होता है, जब साझेदारी होती है, लेकिन यहाँ कोई साझेदारी नहीं हो रही है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो रहा है, यानी आयनिक बंध का निर्माण होगा। किसका निर्माण, आयनिक बंध का निर्माण होगा। ठीक बेटा, इसके बाद आता है एसिटिलीन का आईपीएसी नाम होगा। जल्दी से बताइए, फार्मूला मैं लिख दे रहा हूं, एसिटिलीन का आईपीएसी नाम। तो एसिटिलीन का जो फार्मूला होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है। अब आप सभी लोग बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आईपीएसी नाम क्या होगा। तो इसका आईपीएसी नाम होगा ट्रिपल बॉन्ड, यहां पर आपको दिख रहा है, यानी आयन प्रत्यय लगेगा, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, एथाइन आईपीएसी नाम हो जाएगा। ठीक बेटा, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 जो है, तो मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। अब बताइए, देखिए बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, जल्दी से बताइए, कमेंट करिए। जो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं उनको तो बिल्कुल 100% आना चाहिए। क्यों, क्योंकि उनको मैंने बताया है। जल्दी से बताइए इसमें कौन सा प्रमुख उत्सर्जी अंग है। तो मनुष्य में जो उत्सर्जित अंग है वो बताइए जल्दी से कमेंट करके। तो देखिए, अगर आपसे अंग पूछता है कि मनुष्य में कौन सा उत्सर्जी अंग है, तो आपको क्या लगा कराना है, तो आपको ब्रिक लगा कराना है। क्यों, कि ब्रिक जो है वो पहले रक्त को छानती है, उसके बाद क्या करती है, मूत्राशय से मूत्र को बाहर निकालती है। अगर आपसे ग्रंथि पूछ रहा है कि कौन सी ग्रंथि है, तो आपको यहां पर लगा कराना है बी विकल्प पर, स्वेद ग्रंथि। लेकिन यहां अंग पूछा गया है, तो यहां कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो ब्रिक आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रिक सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से 27 नंबर क्वेश्चन भी आपका सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अगले पेज पर, 10 नंबर पेज पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। तो जैसे आप अपने हाथ से भोजन को पकड़ते हैं, लेकिन अमीबा में कोई विशेष अंग नहीं होता है कि वो कैसा होता है अमीबा, तो ऐसे ऐसे होता है अमीबा। और ये जो होते हैं इनको क्या कहा जाता है, तो कूटपाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कूटपाद कहा जाता है। क्या, कूटपाद। तो जैसे इसके संपर्क में भोजन आता है, तो ये क्या करता है, अपने इस कूटपाद को फैलाकर इसका अंतर्ग्रहण कर लेता है। क्या कर लेता है, अंतर्ग्रहण कर लेता है। यानी अमीबा जो है अपने भोजन को कूटपाद के द्वारा ग्रहण करता है। किसके द्वारा, कूटपाद के द्वारा ग्रहण करता है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो क्या है, तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बना बंध क्या कहलाता है। अभी मैंने बताया, आप लोग कमेंट करिए, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे। जल्दी से पहले कमेंट कीजिए, उसके बाद आंसर हम बता देंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे लोग को सॉल्व कराने आया हूं, ना कि आपसे क्वेश्चन करने आया हूं। तो जल्दी से बताइए, आपसे लोग कमेंट करिए, उसके बाद मैं आपको लोग को आंसर बताता हूं। तो मैंने अभी बताया कि साझेदारी द्वारा बना बंध क्या कहलाता है, तो सहसंयोजक बंध कहलाता है। क्या कहलाता है, सहसंयोजक बंध कहलाता है। ठीक बेटा, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है, लैक्टिक अम्ल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। जल्दी से बताइए, वायु श्वसन में, अवायवीय श्वसन में, और ए व बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इसमें लैक्टिक अम्ल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। तो याद रखिएगा, कान खोल कर सुन लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, ये 100% पूछा जाएगा। तो अवायवीय श्वसन में, किसमें, अवायवीय श्वसन में। इसी को हम क्या कहते हैं, तो अनाक्सी श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनाक्सी श्वसन कहते हैं। याद रखिएगा, चाहे आपसे अनाक्सी श्वसन कहे, चाहे अवायवीय श्वसन कहे। ठीक बेटा, तो इसके बाद अगला पेज जो आता है आपका वो क्या है, उसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है, चलिए देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका वो कह रहा है, आहार नाल में पेशीय संकुचन को क्या कहते हैं। जल्दी से बताइए, पेशीय संकुचन यानी जब आहार नाल में भोजन जाता है तो वो किस विधि द्वारा जाता है। तो मैंने आपसे लोग बताया था किस विधि से जाता है। जल्दी से कमेंट कीजिए, पाचन, क्रमाकुंचन, परिसंचरण, अवशोषण। जल्दी से बताइए। तो मैंने आपसे लोग को बताया था किस संकुचन द्वारा जाता है, तो क्रमाकुंचन विधि द्वारा जाता है। किसके द्वारा, क्रमाकुंचन विधि द्वारा, यानी बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी विकल्प आपका राइट आंसर
हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन जो आता है कि प्रकाश संश्लेषण में अभिक्रिया में मुक्त O2 स्रोत होता है, कहां से निकलता है मुक्त O2 स्रोत? जल्दी से बताइए। CO2 से, जल से, ग्लूकोज से, ATP से। बिल्कुल 100% जान लीजिए, ये 100% पूछा जाएगा। तो कहां से होता है जल्दी से बताइए? तो जल से होता है। कहां से? जल से। कहां से? जल से। यानी बी विकल्प जो है आपका वो राइट हो जाएगा। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन आता है ये समझ लीजिए 70% नहीं 99% बच्चे गलत करके आने वाले हैं। कितने परसेंट? 99% बच्चे गलत करने वाले हैं। जल्दी से बताइए आपसे लोग इसमें कौन सा आंसर सही होगा, उसके बाद मैं आपसे लोग का आंसर बताता हूं। जल्दी से बताइए इसमें आप सभी लोग कि कौन सा विकल्प इसमें सही होगा, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊं कि इसमें कौन सा सही है। पित्त का निर्माण होता है पित्ताशय में, विकृत यकृत में, अंडाशय अग्नाशय में, उसके बाद वृषण में। जल्दी से बताइए आप लोग किसमें होता है। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं पित्ताशय में होता है। अरे भाई पित्ताशय में होता है। चलिए वृक्क में, कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है वृक्क में होता है। देखिए ये दोनों तो पक्का नहीं होगा, आप सभी लोग जानते हैं ये दोनों बिल्कुल नहीं होगा। अब बचा ऊपर के दोनों ए व बी, तो ए व बी में आपको क्लियर करना है कौन सा होगा। कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है पित्ताशय में, कुछ लोगों का आ रहा है यकृत में। चलिए मैं आप सभी लोग को बता रहा हूं कि किस में होता है। देखिए पित्ताशय जो होता है ऐसे इस प्रकार के आकार का होता है, समझ लीजिए इस प्रकार के आकार का होता है। अब इसके बीच ये क्या होता है, यकृत होता है इस प्रकार के आकार का। अब इसमें क्या होता है, पित्ताशय यहां पर होता है। ठीक बेटा, अब समझिए जो पित्त का निर्माण करता है वो कौन सा निर्माण करता है, तो वो निर्माण करता है जो ये आपका यकृत है यानी लीवर जो है वो पित्त का निर्माण करता है। अब उसे एकत्रित कौन करता है, तो पित्ताशय उसे एकत्रित करता है। कौन सा एकत्रित करता है, पित्ताशय। यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यकृत आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि आपसे कि पित्त का निर्माण कहां होता है, तो यकृत में होता है। पूछा जाए पित्त एकत्रित कहां होता है, तो पित्ताशय में एकत्रित होता है। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका हल हो गया। अगले नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, तो क्वेश्चन नंबर आपका है 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोई लड़की अपने पिता से किस गुणसूत्र को प्राप्त करती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि क्या होता है, नर में जो होता है वो क्या होता है, एक्स। नर में क्या होता है, तो नर में जो होता है एक्स और वाई गुणसूत्र होता है। इसके बाद जो स्त्री में होता है वो क्या होता है, एक्स और एक्स गुणसूत्र होता है। अब अगर कोई क्या करता है, कोई बच्चा जो है एक्स और एक्स गुणसूत्र को लेता है, यानी नर वाले से एक्स को लेता है और मादा वाले से तो एक्स जाएगा ही, तो वहां पर लड़की का निर्माण होगा। किसका, लड़की का निर्माण होगा। किसका, लड़की का निर्माण। अगर क्या होगा, कोई बच्चा जो है वो नर वाले से वाई लेता है और मादा वाले से एक्स लेता है, तो वहां किसका निर्माण होगा, तो लड़का का निर्माण होगा। किसका, लड़का का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से क्या क्वेश्चन कहा गया है कि कोई लड़की अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र लेती है, तो एक्स प्रकार के गुणसूत्र को लेती है। किस प्रकार के, एक्स प्रकार के गुणसूत्र, यानी ए विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बेटा, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है आप सभी लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। जल्दी से बताइए आप सभी लोग, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आप सभी लोग जानते हैं अपवर्तन लेसन मैंने आप सभी लोग को बताया था, तो आप पढ़ाया था जब, तब आपको बताया था कि अपवर्तन के सिद्धांत पर, वायुमंडलीय अपवर्तन के सिद्धांत पर तारों का टिमटिमाना आप सभी लोग को बताया गया था। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अपवर्तन के सिद्धांत पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 35 नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अगले पेज पर। अगला क्वेश्चन अगले पेज पर, अगला पेज जो है आपका वो क्या कह रहा है, देखिए जरा अच्छे से समझिए। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, तो किस लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। याद रखिएगा, काल्पनिक चाहे कहे चाहे आभासी कहे, चाहे काल्पनिक कहे चाहे आभासी कहे, तो लेंस में, उत्तल लेंस में 6 स्थितियां होती है, जिसे 5 स्थितियों में क्या बनता है, तो आपका 5 स्थितियों में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, 6ठवें स्थिति में आभासी बनता है। लेकिन किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक कहा गया है, यानी अवतल लेंस जो है उसमें क्या होता है, अवतल लेंस इसी प्रकार का होता है। इसमें कहीं भी अगर हम वस्तु को रखते हैं, क्या करते हैं, कहीं भी वस्तु को रखते हैं, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। कहीं भी अगर हम वस्तु को रखते हैं तो ये जाने वाली प्रकाश की किरणें क्या होंगी, ये ऐसे फैल जाएंगी, और जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएंगी, यानी यहाँ समांतर है, समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें क्या होंगी, ऐसे फैल जाएंगी। और इसे डाट डाट करके मिलाएंगे तो क्या होगा, डाट डाट करके मिलाएंगे तो यहाँ से मिलते हुए प्रतीत होगी, यानी आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, तो अवतल लेंस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अवतल लेंस में जो है वो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगर यहीं पर काल्पनिक के स्थान पर आभासी कह दे तब भी यही आंसर होगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
इसके बाद आपसे क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बच्चे इसमें फंस जाते हैं, बहुत बच्चे इसमें क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो देखिए बहुत बच्चे इसमें क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन जो था वो क्या था, क्वेश्चन जो है वो डिलीट हो चुका है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी यानी एफ, 1 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, अवतल लेंस, 1 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता होगी, क्षमता होगी, जल्दी से बताइए क्या होगी क्षमता। आपको ऑप्शन दिया गया था 1 डायोप्टर, उसके बाद आपको दिया गया था 0 कुछ करके दिया गया था 3, मान लीजिए 3 डायोप्टर, उसके बाद आपको दिया गया था, क्या दिया गया था, तो 0.1 डायोप्टर, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए आपसे लोग, जल्दी से बताइए इसमें कौन सा, इसके बाद इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन दिया गया था इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताइए आपसे लोग, बताइए इसमें कौन सा विकल्प सही है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता होगी, जल्दी से बताइए आपसे लोग, जल्दी से बताइए। तो आपसे लोग बता रहे हैं 1 डायोप्टर, बहुत लोगों का कमेंट आएगा 1 डायोप्टर, लेकिन याद रखिएगा आपको गलती नहीं करना है। क्या कह रहा है यहां पर, याद रखिए, जल्दी से बताइए क्या कह रहा है यहां पर, देखिए क्या कह रहा है, तो ये अवतल लेंस बता रहा है। कौन सा लेंस, अवतल लेंस बता रहा है। और आप सभी लोग जानते हैं अवतल लेंस में जो होता है वो फोकस दूरी माइनस में होता है, यानी आपका जो डायोप्टर क्षमता भी आएगा वो माइनस में आएगा। तो माइनस में इसमें कोई नहीं दिया गया है, यानी इनमें से कोई नहीं, चौथा विकल्प आपका राइट हो जाएगा, चौथा विकल्प जो है वो आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है वो देखिए क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 25 डिग्री ताप पर जल का आयनिक गुणनफल होता है। 25 डिग्री ताप पर जल का आयनिक गुणनफल आपसे पूछ रहा है, तो आपको एक फार्मूला लिखाया गया था। क्या फार्मूला, तो आपको लिखाया गया था कि H+ की सांद्रता और OH- की सांद्रता, OH- की सांद्रता, ठीक बेटा, इक्वल टू क्या होता है, 10⁻14 होता है। ठीक बेटा, यानी आपका ये आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यहां पर देखिए 10⁻14, ठीक बेटा। तो 10⁻14 कहां पर लिखा हुआ, बी विकल्प में लिखा हुआ है, यानी बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, बी विकल्प आपका जो है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक बेटा, तो इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, समझिए कि दौड़ते समय हमारी मांसपेशियां में होने वाली दर्द का कारण है, जल्दी से बताइए। तो पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में विखंडन, पायरुवेट का इथेनॉल और CO2 में विखंडन, पायरुवेट का CO2 और जल में विखंडन, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मैं आप लोग को बता दूं कि दूसरा विकल्प जो है वो राइट हो जाएगा। जब आप दौड़ते हैं तो पायरुवेट का जो होता है वो लैक्टिक अम्ल में विखंडन ही क्या कहलाता है, दर्द, और क्या होता है, मांसपेशी में होने वाली दर्द का कारण बनता है। तो इस प्रकार से बी विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। किसका, तो बी विकल्प जो है वो 40 नंबर का सही हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले पेज पर, किस पेज पर, 15 नंबर पेज पर। 15 नंबर पेज क्या कह रहा है, देखिए। तो 15 नंबर पेज जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, देखिए। तो 15 नंबर पेज जो कह रहा है, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख को, गुण को क्या कहते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब नेत्र क्या होता है, अपने फोकस दूरी को बदलकर वस्तु को साफ साफ देखती है, देखने की क्षमता रखती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो समंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, समंजन क्षमता। किसी को मत बताना, केवल आप जानना और वीडियो को शेयर कर देना, जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ लेगा। समंजन क्षमता कहते हैं, क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका जो, वो क्या है, तो जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, नेत्र में होता है कौन सा दोष, तो दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, वर्णांधता। देखिए बच्चे तुरंत देखकर आंखें मूंद कर आप सभी लोग टिक मारेंगे निकट दृष्टि दोष, लेकिन ध्यान से मैंने बताया है कि पेपर अगर आप एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो एक बार नहीं 3 बार पढ़िए। यहां पर देखिए कौन सा शब्द छुपा हुआ है, यह शब्द देखिए, नहीं, स्पष्ट नहीं देख पाता है, यानी निकट की नहीं देख पाता है, कहां की देख पाता है, दूर की वस्तु को देख पाता है। तो जहां की वस्तु को देख पाता है वही तो दोष होता है, तो दूर की वस्तु को देख लेता है, यानी क्या हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका जो 42 नंबर क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद आप सभी लोग
को मैं आप सभी लोगों को क्या करूंगा, 43 नंबर क्वेश्चन बताऊंगा। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, कह रहा है 43 नंबर क्वेश्चन कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं, देखिए W बराबर आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? W बराबर ज्ञात करना है। W बराबर होता है B बटे क्यू। क्या होता है? B बटे क्यू। B का मान क्या दिया गया है? तो 12 वोल्ट, और आवेश का मान कितना दिया गया है? 2। काट देंगे, कितना आ जाएगा? 6 जूल आपका आंसर हो जाएगा। 6 जूल कहीं दिया गया है? नहीं दिया गया है। आप बताइए भाई, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? तो B बराबर क्या दिया गया है? 12 वोल्ट दिया गया है, और उसके बाद आपको क्या दिया गया है? विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा? तो Q का मान 2 दिया गया है और विभवांतर का मान 12 दिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 छंग 12, यानी 6 जूल आपको नहीं दिया गया है यहाँ पर ऑप्शन। तो ये क्या हो जाएगा? ये विकल्प जो है ये 9 जूल के स्थान पर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से ये 43 प्रश्न मैंने आप सभी लोग को सॉल्व करा दिए हैं, बिल्कुल इजी मेथड से। आपसे इससे अलग कहीं नहीं पूछा जाने वाला है। बाकी 7 प्रश्न मैंने 50 का टारगेट रखा था, 7 प्रश्न जो है वो आप अपने मन से क्वेश्चन बनाएंगे। वो क्वेश्चन होगा विद्युत लेसन का। किसका? विद्युत लेसन एवं विद्युत के चुंबकीय प्रभाव लेसन के जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको आप अपने मन से बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। उसके बाद इसी 50 में से कहीं अलग से नहीं आने वाला है प्रश्न। चाहे आप देख लीजिएगा, जब पेपर देकर आइएगा फिर वीडियो को ऑन करिएगा, उसके बाद देखिएगा इससे अलग कहीं नहीं आने वाला है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मजेदार टॉपिक के साथ, धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।